शहर के सबसे बड़े बांके बिहारी मंदिर की सीढ़ियों के पास वह व्हील चेयर पर एक बूढ़ी औरत उदास भाव से बैठी हुई थी। दुबला शरीर, झुकी हुई कमर, सिर पर बिखरे सफ़ेद बाल, फटी हुई मैली कुचीली सी साड़ी पहने 70 वर्षों की बूढ़ी अम्मा कांता देवी अपने बेटे बहू के आने का इंतज़ार कर रही थी। 2 घंटे पहले ही उनके बेटा बहू उन्हें कार में बैठा कर के ले आए थे। माँ, आप यहीं पर रुकिए, हम थोड़ी देर बाद आते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा भंडारा चल रहा है, हम आपके लिए खाने के लिए प्रसाद लेकर आते हैं। केवल इतना ही कहा था और बैठाकर चले गए। मुझे सोच सोच कर परेशान हो रही थी। बहुत समय बीत जाने पर कांता देवी ने एक निगाह सड़क की ओर दौड़ाई, कब आएंगे ये सोचकर, लेकिन शाम हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया, सब लोग अपने अपने घर को जा चुके थे, परंतु कांता देवी वह व्हील चेयर पर बैठी हुई अपने बेटे बहू के आने का इंतजार करती रही। लगातार बाहर देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई कि अब वो लौटेंगे नहीं, पर उसी समय मन में डर बैठ गया कि अब वो इस स्थिति में कहाँ पर जाएगी, क्योंकि वो चल भी नहीं सकती थी। रात होने पर जब उसे ठंड लगने लगी तो वो अपने हाथों से धीरे धीरे वह व्हील चेयर को खिसकाते हुए सीढ़ियों के कोने पर बने शेड के नीचे आ गई। वहीं दुबक कर बैठ गई और कांपती रही। दरअसल कांता देवी अपने पति मोहनलाल जी के साथ एक छोटे से गांव मोतीपुरा में रहा करती थी। मोहनलाल जी की गांव में अच्छी खासी जमीन थी, जहां पर खेती करके मेहनत से वो अपनी आजीविका चलाते थे। उनकी एक बेटी रजनी और 2 बेटे थे, रामकुमार और राजकुमार। उन्होंने अपने तीनों बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई। बेटी की शादी एक अच्छे घर में कर दी और दोनों बेटों की भी शादी करवाई। यही सामाजिक दायित्व निभाते निभाते उनकी पूरी जिंदगी निकलती गई। परंतु उन्हें मलाल इस बात का था कि जिन बेटों के लिए उन्होंने अपनी सारी उम्र मेहनत करने में बिता दी, वो बेटे ही आज उनके पास रहना नहीं चाहते थे। मोहनलाल जी और उनकी पत्नी कांता देवी दोनों अपने गांव के मकान में अकेले रहते थे, परंतु एक ही बात उन्हें अंदर ही अंदर खाए जाती। मैंने अपने दोनों बेटों को अच्छा लाड़ प्यार देकर उन्हें उनके पैरों पर खड़ा किया, परंतु शादी के बाद दोनों ही बिल्कुल बदल गए और बहुएं भी ऐसी मिली जो उनका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करती। इन्हीं परेशानियों में धीरे धीरे मोहनलाल जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन मोहनलाल जी के गिरते हुए स्वास्थ्य को देखते हुए कांता जी ने कहा, सुनिए जी, आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब होने लगी है। मुझे लगता है हमें अपने दोनों बेटों को बुलाना चाहिए ताकि वो आपका किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवा सके। अब इस उम्र में हम अपने बेटों को नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? आखिर है तो हमारा खून ही। यदि अब हमारी सेवा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कांता, तुम सही कह रही हो, मैं कल ही उन दोनों को यहाँ बुलाता हूँ। अगले दिन जब मोहनलाल जी अपने घर के आंगन की चारपाई पर बैठे हुए बेमन से खाना खा रहे थे, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरा रही थी। तभी उनके दोनों बेटे और बहुएं गांव पहुंच गए। उन्हें सामने बैठा देख उनका बड़ा बेटा रामू बोला, क्या बाबूजी, ठीक ठाक तो बैठे हैं आप? आपने तो हमें यूं ही डरा दिया था। मोहनलाल जी ने अपने बेटों की तरफ देखा तो वे दोनों उन्हें गुस्से भरी निगाहों से देख रहे थे और उधर बहुएं अपने अपने पति को ऐसे घूर रही थी जैसे उन्होंने इन्हें यहाँ लाकर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। कांता देवी जो गायों को चारा डाल रही थी, उनकी बातें सुनकर हैरान हो गई और उनके पास आकर बोली, ये क्या तरीका हुआ रे अपने पिता से बात करने का? छोड़ो कांता, मोहनलाल जी बोले, मुझे तुमसे कोई खास बात करनी है। मैं तुम दोनों को अपने पैरों पर खड़ा कर चुका हूँ और इस काम में मेरी सारी बचत खत्म हो चुकी है। कुछ दिन पहले मुझे बहुत तेज चक्कर आए और मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब होश आया तो बहुत तेज सिर में दर्द था और अचानक खून की उल्टी भी हुई। तबीयत खराब थी इसलिए अस्पताल चला गया था, लेकिन डॉक्टर साहब ने सारे टेस्ट करने के बाद मुझे बताया कि मुझे कोई गंभीर बीमारी है और यदि समय रहते इलाज हो गया तो ही मैं बच सकता हूँ
उन्होंने मुझे जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवाने की सलाह दी है। मैंने तो डॉक्टर को बोल दिया है कि मेरे दोनों बेटों के आने के बाद ही मैं ऑपरेशन करवाऊंगा। बेटा, उम्र के इस पड़ाव में हमें अपने बच्चों के साथ की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अब इस गांव में ही रहो। ये मकान मुझे बहुत सोना लगता है। बच्चे भी यहाँ रहेंगे तो समय अच्छे से कट जाएगा, और दोनों बहुएं यहाँ रहेंगी तो तुम्हारी माँ की भी मदद हो जाएगी। पिता के बात से दोनों बेटे ही सहमत नहीं थे। रामू बोला, पिताजी, मैं चाहता हूँ कि आप सारी जमीन जायदाद बेचकर हम दोनों के साथ शहर चलिए। राजू ने भी इस बात पर सहमति जताई। फिर रामू बोला, पिताजी, गांव में रहना हमारा संभव नहीं है। मेरी बैंक में नौकरी है, मुझे वहां भी जाना होता है, और दोनों बेटे भी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तभी राजू बोला, पिताजी, मैंने तो अपनी बेटी का एडमिशन शहर के बहुत बड़े स्कूल में करवाया है। मैं तो यहाँ हरगिज नहीं रह सकता। लेकिन बेटा, जिस बैंक में तुम काम करते हो उस बैंक की एक ब्रांच तो यहाँ पर भी है। फिर तुम ट्रांसफ़र तो करवा ही सकते हो ना। और बच्चों के पढ़ने के लिए भी यहाँ एक बहुत अच्छा प्राइवेट स्कूल खुला है। देखो बेटा, मुझे लगता है मेरा अंतिम समय नज़दीक आ चुका है। इसलिए मेरी तमन्ना है कि मैं ये समय अपने पोता पोतियों के साथ गुजारूं। आंसुओं से सरोवर, आंखें लिए रूंधे सवर के साथ मोहनलाल जी बोले। मोहनलाल जी की ये बातें सुनकर रामू बोला, पिताजी, जमाना बदल चुका है, गांव में अब कुछ नहीं रखा। और पिताजी, अगर आपकी तबीयत इतनी ही खराब थी तो हमें पहले ही बता देते। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, हम आपको शहर ले जाएंगे और वहीं इलाज करवाएंगे। लेकिन क्या बेटा? कांता जी बोली। माँ, पिताजी, आप मेरी बात से नाराज़ मत होना। मैं ये चाहता हूँ कि आप दोनों हमारे साथ शहर में रहिए। अब हम खेती तो कर नहीं सकते, इसलिए मैं चाहता था कि खेतों का बंटवारा कर दिया जाए। उसके बाद हमारी इच्छा, हम उन्हें रखना चाहते हैं या बेचना। और पिताजी, इस मकान के भी 2 हिस्से कर दीजिए, रामू ने कहा। तो राजू भी बोला, भैया ठीक कह रहे हैं पिताजी। बंटवारे के बाद आपके इलाज में जितना भी खर्चा आएगा हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। आप लोग हमारे साथ वहाँ आराम से रहिएगा। अपने दोनों बेटों के मुंह से बंटवारे की बात सुनते ही मोहनलाल जी को बहुत गुस्सा आया और कठोर आवाज में बोले, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी पुश्तैनी जमीन और मकान बेच दूंगा? मैं 1 इंच भी जमीन नहीं बेचने दूंगा। ये मेरा अंतिम फैसला है। तुम लोग आपस में बात कर लो और मुझे अपना फैसला बता दो। रामू और राजू दोनों आपस में सलाह मशवरा करते हैं। उधर दोनों बहुएं भी आपस में बातें करने लगी। कुछ देर बाद चारों ने आपस में निर्णय लिया और अपने माँ पिताजी के पास आकर राजू बोला, पिताजी, हम सभी ने बहुत सोच विचार कर एक फैसला लिया है। हम जानते हैं कि अब आपसे खेती का काम नहीं होता, तो पहले खेतों का बंटवारा कर दो और इस मकान को भी बेचना पड़ेगा। उसके बाद हम दोनों आप दोनों को शहर ले जाएंगे। माँ मेरे पास रहेगी और पिताजी भैया के पास रहकर अपना इलाज करवाएंगे। अपने बेटों के मुंह से ये बात सुनकर मोहनलाल जी की आंखें खुली की खुली रह गई। मुझे अपने बेटों से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। आज तुमने मेरी परवरिश को नकार दिया। कान खोलकर सुन लो, हम दोनों इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक अलग नहीं रह सकते। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपना पुश्तैनी मकान बेच दूंगा? यदि तुम लोगों को यहाँ नहीं रहना तो मत रहो, लेकिन परिवार को बांटने की बात मत करो, मोहनलाल जी बोले। तो उधर कांता देवी की आंखों से आंसू झलक आए। ये माँ आज अपने बेटों की बातों से अंदर तक आहत हो चुकी थी। ये दिन देखने के लिए बड़ा किया था हमने तुम लोगों को, आज अपने माँ बाप ही तुम्हें बोझ लगने लगे। कितने बदल गए हो तुम लोग। तभी मोहनलाल जी जोर से बोले, तुम क्या सोचते हो तुम्हारे सामने हम मजबूर हो जाएंगे और तुम्हारी कोई भी शर्त मान लेंगे? ऐसा हरगिज नहीं होगा। तुम लोगों के बिना भी मेरा इलाज हो जाएगा। मैंने पहले ही रजनी को फ़ोन कर दिया था, वो किसी भी समय आती होगी। लेकिन पिताजी, रजनी को बुलाने की क्या ज़रूरत थी? इस समय पर क्या किया जाए और क्या नहीं, इसका फैसला हम बखूबी कर सकते हैं। रजनी हमारे मामले में ना ही पड़े तो अच्छा।
मैं भी इस घर की बेटी हूँ भैया। गेट के अंदर आती रजनी की आवाज़ आई तो सभी चौंक गए। किस फैसले की बात हो रही है और अचानक मुझे फ़ोन करके क्यों बुलाया पिताजी? सब कुशल मंगल तो है? बेटी, अब तुम ही अपने भाइयों को समझा सकती हो। आखिर क्या बात है पिताजी? मुझे लगता है कि अब हम इन दोनों पर बोझ बन गए हैं। ये हमें शहर ले जाकर अलग अलग रखना चाहते हैं और यहाँ की ज़मीन बेचना चाहते हैं। अपने पिता के मुंह से ये बात सुनकर रामू बोला, नहीं पिताजी, हमारा ये मतलब नहीं था कि हम दोनों को अलग करना चाहते हैं। हम तो केवल आपका इलाज करवाना चाहते हैं। मैं माँ को भी अपने साथ रख सकता था, लेकिन मेरा मकान छोटा है, इसलिए माँ को राजू के पास रहने के लिए कहा। भैया, अगर आप पिताजी का इलाज करवाना चाहते हैं तो ज़मीन जायदाद बेचने की क्या ज़रूरत है? रजनी ने पूछा तो उसके भाई रामू ने कहा, रजनी, हमारे पास इतने रुपए नहीं है कि हम इलाज का खर्चा उठा सके, इसलिए ज़मीन जायदाद बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे ही हम पिताजी का इलाज करवाएंगे। रजनी को अपने दोनों भाइयों पर बहुत गुस्सा आया और बोली, मैं खूब समझती हूँ भैया, आपको अपने माता पिता से नहीं रुपयों से प्यार है। आप दोनों केवल मजबूरी के कारण उन्हें शहर ले जाना चाहते हो। आप लोग इतने सालों से नौकरी कर रहे हो, क्या आपके पास पिताजी के इलाज तक के लिए पैसे नहीं हैं? रजनी, तुम्हें क्या पता शहर में कितना खर्चा होता है? अब छोटी भाभी बोली, हाँ भाभी, आप दोनों की महंगी महंगी साड़ियाँ और आपके सोने के गहनों को देखकर पता चल रहा है कि कितना खर्चा होता है शहर में। रजनी की बात सुनकर बड़ी भाभी भड़क गई और बोली, अब हम अच्छे कपड़े और गहने भी ना पहने क्या? इतनी जली कटी सुनाना तुम्हें शोभा नहीं देता। अपनी भाभी की बात सुनकर रजनी बोली, मुझे आप लोगों के खर्चे से कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो केवल इतना कह रही हूँ कि अगर आप अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहन सकते हैं, बच्चों को शहर के बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का खर्चा उठा सकते हैं, तो क्या आप लोग पिताजी के इलाज के लिए पैसे नहीं निकाल सकते? भाभी, पिताजी का इलाज तो मैं भी करवा सकती हूँ, लेकिन कल को समाज के लोग और रिश्तेदार तुम ही लोगों पर उंगली उठाएंगे कि दो दो बेटों के होते हुए भी पिता का इलाज उनकी बेटी ने करवाया। रजनी, अगर तुम इलाज करवाना चाहती हो तो करवाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, मैं पिताजी को इलाज करवाने के लिए अपने साथ ले जाती हूँ, लेकिन तुम लोग ज़मीन बेचने की बात मत करना। हमें तो पहले ही मालूम था कि रजनी को भी जायदाद में हिस्सा चाहिए, लेकिन हम उन्हें एक फूटी कौड़ी नहीं लेने देंगे। अपनी भाभी के मुंह से ऐसी जहरीली बात सुनकर रजनी हैरान हो गई। वो उन्हें जवाब देना चाहती थी, लेकिन फिर झगड़ा बढ़ जाएगा ये सोचकर वो चुप रह गई और अपने पिता से बोली, आप दोनों मेरे साथ चलिए, हम अकेले ही रहते हैं। अब मेरे सास ससुर तो है नहीं, तो अब से आप हमारे साथ ही रहेंगे। अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर मोहनलाल जी सोच में पड़ गए, क्योंकि आज तक तो वो यही सोचते आए थे कि बेटी पराया धन होती है और सुख दुख में बेटे ही काम आते हैं। तभी रामू की आवाज़ उनके कानों में पड़ी, पिताजी क्या सोच रहे हैं? हमें जाना है, अब हम यहाँ ज़्यादा समय नहीं रुक सकते। आप बताइए, आपने क्या सोचा? मोहनलाल जी दुखी मन से बोले, तुम्हें पढ़ा लिखा कर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम लोग अभी इसी समय यहाँ से चले जाओ। इतना कहते ही उन्हें फिर से खांसी छिड़ गई और खून की उल्टी आ गई। फिर हाँफते हुए बोले, और लौट कर कभी मत आना, समझ लेना कि तुम्हारे माँ बाप मर चुके हैं। दोनों बेटे गुस्से में अपनी पत्नियों और बच्चों को लेकर निकल गए। रजनी अपने पिता मोहनलाल जी को अपने शहर में ले गई, जबकि कांता देवी अपने गांव के मकान में और पशुओं की देखभाल के लिए गांव में ही रुक गई। मोहनलाल जी को अपनी बेटी के घर जाते हुए संकोच हो रहा था कि दामाद जी क्या सोचेंगे, लेकिन घर पहुंचते ही देखा कि उनके दामाद सुमित ने उनके लिए खाना तैयार कर रखा था। पिताजी, आप किसी बात की चिंता ना करें, मुझे अपना बेटा ही समझे। मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है, हम कल सुबह ही आपके इलाज के लिए चलेंगे। अपने दामाद से ये बातें सुनकर मोहनलाल जी भावुक हो गए। अगले दिन वो दोनों उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। सारी जांच और चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर ने मोहनलाल जी को बाहर इंतज़ार करने के लिए कहा।
आप लोग अपने पिता के प्रति इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? डॉक्टर ने कहा। तो रजनी हैरान हो गई। ऐसा क्या हो गया डॉक्टर साहब? आपके पिताजी को ब्लड कैंसर हुआ है। मैंने उनके लिए हाई डोज की मेडिसिन लिख दी है, लेकिन उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। ये बात सुनकर वो दोनों घबरा गए। आंखों में आंसू लिए घर लौटे तो मोहनलाल जी ने कहा, बेटा, मुझे मालूम है मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, इसलिए मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी अंतिम सांसें वही निकले। मरने के बाद भी मुझे ऐसी नालायक औलाद पैदा करने का अफसोस रहेगा। रजनी अपने पिता की गोद में सिर रखकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिनों के बाद वे दोनों मोहनलाल जी को उनके गांव ले आए। बेटी और दामाद ने वहीं रहकर उनकी तन मन धन से सेवा की। एक दिन उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। जब सुमित उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाने लगा तो पहुंचने से पहले ही वो इस दुनिया से चल बसे। दोनों भाइयों ने परिवार सहित आकर पिता का दाह संस्कार किया, लेकिन उनके चेहरे पर अपनी करनी का कोई पश्चाताप नहीं था। रजनी अपनी माँ को अपने साथ गांव लेकर जाना चाहती थी, लेकिन उसके भाइयों ने मना कर दिया। कांता देवी का आसियाना अपने पति की मृत्यु के साथ ही उजड़ गया। दोनों भाइयों की माँ को साथ ले जाने की यूँ तो कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जायदाद के लालच में वे उन्हें अपने साथ शहर में ले आए। रामू और राजू ने ये समझौता किया था कि माँ को 6 महीने अपने पास रखेंगे। अपने बेटे राजू के घर आने के बाद कांता जी को अच्छे से रखा जा रहा था। बहू भी उनकी सेवा करती, उनकी पोती भी उनके साथ ढेर सारी बातें करती। पिता के मरने के बाद से राजू और रामू दोनों अपने पिता की जायदाद अपने नाम करवाने के लिए भागदौड़ करने लगे, लेकिन उन्हें पता चला कि उनके पिता ने अपनी वसीयत अपनी मृत्यु से पहले ही करवा दी थी, जिसमें से जायदाद का तीसरा हिस्सा उन्होंने रजनी के नाम करवाया और बाकी का हिस्सा माँ के नाम पर था। उनके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। एक दिन रामू अपने भाई के घर आया और दोनों एक साथ माँ को बहला फुसलाकर कचहरी ले गए और माँ की जायदाद के कागजों पर अंगूठा लगवा दिया। उस दिन के बाद से कांता देवी की दुर्गति होनी शुरू हो गई। एक दिन राजू ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम सारा दिन अकेली बैठी रहती हो। तुम्हारी बहू गर्भवती है, इसलिए उसके काम में हाथ बटाया करो। हाँ माँ जी, मुझसे अब इतना काम नहीं होता, तो आप भी थोड़ा काम किया करो, छोटी बहू बोली। तो उस दिन के बाद से कांता देवी ने अपनी बहू का हाथ बटाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद में बहू ने सारा काम अपनी सास पर डाल दिया। कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा लगाना, सारा काम कांता देवी ही करती थी। एक दिन छत पर कपड़े सुखाकर सीढ़ियों से नीचे आते वक्त उनका पैर फिसलकर और सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आ गिरी। डॉक्टर के पास लेकर जाया गया तो पता चला कि रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। वो बिना सहारे के उठ नहीं सकती थी। ऑपरेशन करवाने पर लाखों रुपए का खर्चा आना था। बिना इलाज करवाए ही वे अपनी माँ को घर वापस ले आए, लेकिन सबसे बड़ी चिंता थी कि उनका खाट से उठना भी मना था। अब तो बहू से अपनी सास को 2 दिन भी नहीं रखा गया। अपनी पत्नी के कहने पर राजू अपनी माँ को अपने बड़े भाई के घर छोड़कर आ गया, लेकिन यहाँ भी वही समस्या थी कि माँ की सेवा कौन करेगा। बड़ी बहू तो छोटी से भी 2 कदम आगे थी। रोज घर में झगड़ा करती कि जब देवर जी ने 6 महीने रखने के लिए कहा था तो फिर 1 महीने में ही वापस क्यों भेज दिया। आप तो अपनी नौकरी पर चले जाते हो, लेकिन आपकी माँ की सेवा तो मुझे ही करनी पड़ती है। वे तो उठ भी नहीं सकती। उसकी गंदगी से पूरे घर में बदबू फैल गई है। आप रजनी को कहिए कि अपनी माँ को आकर यहाँ से ले जाए। अब मुझसे नहीं संभाली जाती उसकी माँ। तुम पागल हो गई हो। माँ की सारी जायदाद हमने अपने नाम करवा ली है। अब हम उसे कैसे कह सकते हैं माँ को रखने के लिए। सारी रिश्तेदारी में नाक कट जाएगी हमारी। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप अपनी माँ को बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करवाने के बहाने ले जाओ और वहीं छोड़कर आ जाओ। वहाँ तो दिन रात भंडारा चलता है, खाना भी मुफ्त मिलेगा। अपनी पत्नी के मुंह से ये बात सुनकर रामू गुस्से में आ गया। तुम ये सोच भी कैसे सकती हो, जैसी भी हो वो मेरी माँ है। लेकिन उसकी पत्नी ने साफ साफ कह दिया
या तो अपनी माँ को रखो या फिर मैं अपने मायके जा रही हूँ। इस धमकी के बाद रामू अपनी माँ को मंदिर छोड़ने के लिए तैयार हो गया और दर्शन करवाने के नाम पर उन्हें कार में बैठाकर मंदिर ले गया। वे व्हील चेयर पर बैठाकर मंदिर के दर्शन करवाए। दर्शन के बाद सीढ़ियों के पास ही माँ को बैठाया और प्रसाद लेने के बहाने चले गए। बूढ़ी माँ बेचारी भूखी प्यासी घंटों वहीं बैठी रही। मंदिर में आने जाने वाले भक्तों ने कुछ प्रसाद दे दिया तो बूढ़ी माँ ने खा लिया। रात के समय पुजारी की नज़र कांता देवी पर पड़ी। उसे लगा कि शायद बुढ़िया लवारिस है। ठंड के कारण कांता देवी जी बुखार में पड़ी थी। उनकी ऐसी हालत देखकर पुजारी से रहा नहीं गया। पुजारी ने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन वो कुछ जवाब नहीं दे पाई। पुजारी ने रात के लिए उन्हें मंदिर में ही शरण दे दी। सुबह होने पर पुजारी ने पुलिस चौकी पर फोन लगाया। कुछ ही देर बाद 2 पुलिस वाले आ गए और थोड़ी ही देर में बहुत सारे पत्रकार भी पहुंच गए और कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी। एक पत्रकार ने ऐसी दर्दनाक स्थिति में उस बूढ़ी माँ को देखकर उसका फोटो खींचकर पत्रकार के मेन पृष्ठ पर छपा दिया और साथ में हेडलाइन छापी, लवारिस हालत में मिली एक बूढ़ी कांता देवी। पुलिस वालों ने वहां से कांता देवी को एक चिकित्सालय में भर्ती करवाया जहां उनका इलाज शुरू किया गया। लेकिन अगले दिन जब ये खबर रजनी ने पढ़ी तो उसमें अपनी माँ की फोटो देखकर तुरंत पहचान गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके दोनों भाई अपनी पत्नियों की ऐसी गुलामी करेंगे कि नीचता की हद ही पार कर देंगे। उसका मन हुआ कि अभी अपने भाइयों के घर जाए और चीख चीख कर पूछे उनसे कि क्या इस हार्ड मास की माँ की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। उसी समय उसने अपने पति को फ़ोन किया और अपनी माँ के पास पहुंची। वहां उपस्थित पुलिस वालों ने उसे सवालिया नज़रों से देखा तो उसने बताया कि ये करतूत उसके दोनों भाइयों की है। वो समाचार पत्र में खबर पढ़कर ही यहाँ तक पहुंची है। उसके बाद रजनी अपनी माँ को अपने घर ले आई। अपनी माँ के गंदे कपड़ों में बुरी हालत देखकर उसे स्वयं पर ही गुस्सा आ रहा था। अपने घर लाकर उसने अपनी माँ की खूब सेवा की। लेकिन कुछ ही दिनों बाद कांता देवी चल बसी। उधर राजू की पत्नी सीमा घर पर बैठी हुई ये सोच रही थी कि अगर इस बार भी लड़की हो गई तो क्या होगा। अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाना चाहती थी जिससे लिंग परीक्षण हो सके, क्योंकि वो लड़की नहीं चाहती थी। यही सोचकर उसने अपने पति को अपने साथ अस्पताल चलने को कहा। अस्पताल पहुंचकर अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाने को कहा तो डॉक्टर ने कहा कि आज के समय में तो लड़कियां लड़कों से भी आगे है, तो आप ऐसा क्यों करवाना चाहती हैं। तो सीमा बोली कि हमारी सेवा तो हमारा बेटा ही करेगा ना। इस बात पर डॉक्टर ने कहा इसकी क्या गारंटी है कि लड़का ही आपकी सेवा करेगा और लड़की नहीं कर सकती। लेकिन वो नहीं मानी। अल्ट्रासाउंड करवाने पर डॉक्टर ने बताया कि लड़की ही है और यदि गर्भपात करवाना है तो कल आकर मिलना। घर पहुंचकर सीमा अजीब उलझन की हालत में सो गई। उसे सपना आया, माँ मुझे मत मारो, मैं आपको तंग नहीं करूँगी, मैं आपका खर्चा नहीं बढ़ाऊंगी, मत लाकर देना मुझे पायल, मैं दीदी की छोटी पड़ चुकी पायल ही पहन लूँगी, उनके छोटे कपड़ों से ही तन ढक लूँगी, बस मुझे एक बार इस दुनिया में आने दो। तभी अचानक सीमा की नींद खुली और वो जोर जोर से रोने लगी। मैंने बहुत बुरा सपना देखा, वो मुझे खुद को मारने से रोक रही थी। तभी राजू ने कहा, वो कौन? हमारी बेटी, सीमा ने कहा। उसी समय फ़ोन की घंटी बजी। उधर से आवाज़ आई, मैं रजनी बोल रही हूँ। माँ का स्वर्गवास हो चुका है, दोपहर 1 बजे उनका संस्कार करना है। रामू को भी फ़ोन करके बता देना, अगर तुम नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, मैं उनका दाह संस्कार कर दूंगी, मैं समझूंगी कि मेरा कोई भाई नहीं है। इतना कहकर रजनी ने फ़ोन रख दिया। इधर राजू के हाथ से रिसीवर नीचे गिर गया। सोचने लगा कि आखिर माँ रजनी के पास कैसे पहुंची। उसने अपने भाई को फ़ोन करके माँ के स्वर्गवास की सूचना दी। दोनों के मन में पश्चाताप था और शर्मिंदगी भी कि वो अपनी बहन को मुंह कैसे दिखाएंगे। इस शर्मिंदगी के कारण वो माँ के शव यात्रा में भी शामिल नहीं हुए। इधर राजू और उसकी पत्नी सीमा गर्भ में पल रही अपनी बेटी की हत्या करवाने जा रहे थे।
दूसरी ओर एक बेटी अपनी माँ के शव को मुख्य अग्नि दे रही थी। पूरे समाज और सभी रिश्तेदारों में दोनों बेटों की थू थू हो रही थी। अपने माता पिता को सही समय पर इलाज ना मिल पाने के कारण उनकी असमय मृत्यु का रजनी को बहुत दुख था। इसलिए पिता की जायदाद से मिले हिस्से को बेचकर जो पैसा मिला, उस पैसे को अपने गांव में हॉस्पिटल बनवाने के लिए एक एनजीओ को दान में दे दिया। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल सोशल स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें।